और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, और उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आप अपने तक वो रिवाइज करते रहा करें ताकि फाइनल टर्म में आपको परेशानी ना हो। ठीक है। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है मोशनल ईएमएफ। ईएमएफ के बारे में लास्ट लेक्चर में आपने सुन लिया था कि ईएमएफ क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। असल में ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम इसे फोर्स नहीं कहते, बल्कि हम इसे वोल्ट्स की टर्म में मेजर करते हैं कि कितना पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, मतलब इंड्यूस हो जाता है किसी साथ पड़े हुए कंडक्टर के अंदर। कि कब ये वाकया होता है भला, जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये चेंज होता है। ठीक है। अच्छा, तो साथ में ये बच्चे मैसेज कर रहे हैं, ठीक है मैं अटेंडेंस सेव कर रहा हूँ। ठीक, मैंने अटेंडेंस सारी सेव कर ली। अब कोई और लगाएगा तो चलिए मैं एट द एंड फिर सेव करता हूँ। अच्छा, हम उस वक्त क्या था कि हम ऐसे करते थे, या तो मूव करते थे मैग्नेट को मूव करते थे, तो साथ पड़े हुए लूप में मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता था, और चेंज होने के साथ क्या होता था, उसमें करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो जाता था। ठीक है। अब हम मोशनल ईएमएफ के बारे में देखते हैं कि मोशनल ईएमएफ कैसे इंड्यूस होती है। ठीक है। इसके लिए हम ये मोशनल ईएमएफ के लिए हम ये कंसीडर करेंगे कि एक लॉन्ग बार है हमारे पास कंडक्टर की। ठीक है। बेटे इसको ऐसे ही समझे जैसे आपने हॉल वोल्टेज पढ़ा था पिछले 29th चैप्टर में। हॉल वोल्टेज के बारे में आपने पढ़ा था कि एक कंडक्टर को हम मूव करते थे किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो उसमें क्या होता है, चार्जेस सेपरेट हो जाते थे, और चार्जेस के सेपरेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा हो जाती थी, है ना। तो ये बिल्कुल उसी तरह मतलब ये बिल्कुल वही चीज है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो वोल्टेज या ईएमएफ या करंट कैसे इंड्यूस होता है, ये हम देखेंगे। और ये देखें इस वाले एग्जाम्पल में, मतलब इस वाले फिगर से हमें मिलेगा क्या, हम ये फाइंड करेंगे कि जब एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होती हैं, और वो फोर्सेस क्यों लगती हैं, ये हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना है। इंड्यूस ईएमएफ, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर मूविंग थ्रू अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम एक कंडक्टर को, ये हमारा कंडक्टर है जो कंडक्टिंग बार है हमारे पास, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे। जब हम मूव करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, डेफिनेटली चेंज होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी। ठीक है। जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड द चेंज इन फ्लक्स, राइट। जब ये मूव करेगा विद वेलोसिटी, ये कंडक्टर को मूव करवाएंगे विद वेलोसिटी v इन द राइट वर्ड, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी इन अप्लाई किया होगा। इस केस में क्या होगा, क्योंकि इस कंडक्टर में फ्री चार्जेस हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन जब ये कंडक्टर मूव करेगा तो इसका मतलब ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर। ठीक है। तो क्या होगा इसके ऊपर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में चार्जेस मूव कर रहे हैं, देन देयर विल बी अ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इस एरो से शो की हुई है। ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि जब एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, ठीक है, एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लगती है। मैग्नेटिक फोर्स के लगने से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक डाउनवर्ड पुश फील करेंगे। ये जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लग रही है, दिस इज ऑन द नेगेटिव चार्जेस। तो क्या इस मैग्नेटिक फोर्स से क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस इस बार के, इस कंडक्टर के निचली वाली सतह के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे, अकोमोलेट हो जाएंगे। इसके बरअक्स, इसके उलट में क्या होगा,
इसके उलट में बेटा ये होगा कि जो पॉजिटिव चार्जेस है दैट विल बी अकोमोडेटेड ऑन द अपर सरफेस। तो इस तरह फिर क्या होगा, इस तरह ये होगा कि पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाली सतह के ऊपर आ गए, नेगेटिव चार्ज नीचे वाली सतह के ऊपर आ गए। तो इस तरह एक चार्जेस के बीच में सेपरेशन पैदा होगी। इस सेपरेशन ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में पैदा होगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की ये येलो जो है एरो ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसके केस में इस तरह फिर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी पैदा होगी। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगी दैट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फोर्स। उस केस में हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे थे, तो इसलिए उस वक्त हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही थी वो ऊपर वाली डायरेक्शन में थी, है ना, अपवर्ड थी। यहाँ पे उसके उलट है, हम यहाँ पे चार्ज जो कंसीडर कर रहे हैं वो नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज होने की चार्ज के नेगेटिव होने की वजह से मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन उलट है, और उसके उलटी डायरेक्शन में फिर इलेक्ट्रिक फोर्स को भी दिखाया हुआ है। अब मैग्नेटिक फोर्स कितनी इसके ऊपर लग रही है हमने पढ़ा, एफ बी इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लग रही है, एफ ई इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है। अब कोई सिचुएशन इन चार्जेस के सेपरेशन की वजह से एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। ठीक है, हम इस तरह हमारे पास एक दोनों फोर्सेस को कंपेयर अगर करें, द इलेक्ट्रॉन्स आर देन डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम मॉडल। जब दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी तो हमारे पास इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आ जाएगी। तो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन ये है कि द नेट फोर्स बिकम्स इक्वल टू 0। ठीक है, आप दोनों फोर्सेस को हमने कंपेयर कर लिया और कहा कि ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है, देन क्यू से कैंसिल हो जाएगा, ई विल बी इक्वल टू वी बी के बराबर। v इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज, b इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि जो पोटेंशियल का डिफरेंस है दैट यू हैव लर्न इन योर 25th चैप्टर। पिछली क्लास में आपने ये पढ़ा था, डेल्टा v इज इक्वल टू ई एल। एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब मैं ये करता हूं ई की जगह पे ये वाली वैल्यू लगा देता हूं, तो हमारे पास डेल्टा वी विल बी इक्वल टू बी एल वी के बराबर आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं। ठीक है, बाकी ये सारी बातें बेटा लिखी हुई हैं, मैं आपको सेंड करूंगा। ठीक है, अब हम क्योंकि हमने ये देख लिया कि जब एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मूव करने की वजह से क्या होता है कि एक पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा हो जाता है अक्रॉस द साइड्स ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड के बीच में एक पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा हो जाता है। इसको हमने उस वक्त कहा था कि दिस इज द हॉल वोल्टेज। ठीक है, उस वक्त हमने कुछ और टर्म्स में इसे मेजर किया था, लेकिन हम इसे अब मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन विद लेंथ एंड वेलोसिटी के साथ हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये पोटेंशियल का डिफरेंस कितना पैदा होता है, जितनी उसकी लंबाई है, लंबाई के प्रोपोर्शनल है, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी उसकी स्ट्रेंथ है उसके, और ये कितनी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करने का मतलब कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। मतलब एक यूनिट टाइम में वो कितना फासला तय कर लेता है, कितनी चेंज उसके पोजीशन में आ जाती है। वो जितना तेजी के साथ मूव करेगा उतना ही पोटेंशियल का डिफरेंस ज्यादा पैदा होगा। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया एक कंडक्टिंग स्लैब को अगर हम मूव करवाएं तो उसके एंड्स के ऊपर पोटेंशियल पैदा हो जाता है, पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाता है। मतलब पिछली मैं वो फिर दिखाता हूं। ये ऊपर वाली जो साइड है ये इसको हम कंसीडर करेंगे दिस इज एट हायर पोटेंशियल, और नीचे वाले जो इसको नेगेटिव से शो किया हुआ है दिस इज एट लोअर पोटेंशियल। ठीक है, मतलब लोअर और हायर पोटेंशियल का भी आपको पता चल गया। और इन दोनों साइड्स के पोटेंशियल में जो डिफरेंस है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। दैट पोटेंशियल डिफरेंस किस वजह से हुआ, जब एक कंडक्टर ने मूव किया
किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया तो, ठीक है। अच्छा, इस फिगर में बेटा देखें, हम मोशनल ईएमएफ एक कंडक्टर के मूव करने की वजह से अगर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाए, दैट इज कॉल्ड द मोशनल ईएमएफ। अच्छा, मोशनल ईएमएफ मैं क्या करता हूं, मैं इस स्लैब को, जो अभी हमने पिछली फिगर में देखा, एक स्लैब है उसको मैं मूव करवा रहा हूं इस रेल्स के ऊपर। मतलब ये जिस तरह क्या पटड़ी होती है, ट्रेन की पटड़ी होती है, उस तरह एक रेल के ऊपर मैं इस स्लैब को मूव करवा रहा हूं। मतलब दिस स्लैब इज कनेक्टेड, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड विद दीज रेल्स। ठीक हो गया। अब इन रेल्स को, दोनों रेल्स को, इन दोनों पटड़ी को हमने जोड़ा हुआ है विद द रजिस्टर आर रजिस्टर से, उन दोनों को तार से जोड़ा और उन तार के बीच में एक रजिस्टर लगा दिया। अच्छा, रजिस्टर क्यों लगाया? हम रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड कर लिया करेंगे। हम रजिस्टर के अक्रॉस वो देख लेंगे पावर कितनी डिसिपेट हो रही है, वो हम फाइंड कर लिया करेंगे। ठीक है, अब इस फिगर को बेटा सिर्फ समझ लें तो आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कह रहे हैं कि ये जो स्लैब है, कंडक्टिंग स्लैब, दैट इज मूविंग इन टुवर्ड्स द राइट, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन शो की है ऑन द रेल्स, यानी ये इसके ऊपर इसके साथ कनेक्टेड है, इसके दोनों एंड्स। अब चूंकि जब ये स्लैब मूव करती है टुवर्ड्स राइट, ठीक है, तो चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज ऊपर चले जाते हैं। वो चार्जेस कहां पे है? इस कंडक्टिंग स्लैब में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, फ्री इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ जाएंगे। एज ए रिजल्ट पॉजिटिव चार्जेस ऊपर वाले, जो ऊपर वाली साइड है स्लैब के, चले जाएंगे। हाँ, अगर यहाँ पे पोटेंशियल इन स्लैब के दोनों एंड्स के ऊपर पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा हो गया, इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन तो इस तरह मूव करना शुरू कर देंगे भाई। हाँ, लेकिन हमने उस वक्त ये बात डिसाइड की थी कि जब भी हम बात करेंगे मोशन ऑफ चार्जेस या करंट की, हम पॉजिटिव चार्जेस की फ्लो की वजह से जो करंट पैदा होगा, हम पॉजिटिव चार्ज की मोशन की बात करेंगे, मतलब कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इसे क्लॉकवाइज मूव करेंगे, जबकि होल्स किधर मूव करेंगे? काउंटर क्लॉक, इसको उल्टे डायरेक्शन में मूव करेंगे। मतलब पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे ऊपर वाली सतह पे, ऊपर वाले एंड के ऊपर जमा हो गए और वो इस रेजिस्टर के अक्रॉस ऐसे मूव करते रहेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे काउंटर क्लॉकवाइज करंट पैदा होगा। करंट इंड्यूस हो गया, कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, जस्ट हम स्लैब को मूव कर रहे हैं, कंडक्टिंग स्लैब को हम मूव कर रहे हैं, तो करंट पैदा हो रहा है। इसका मतलब ये कि दिस इज इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये मूव क्यों कर रहा है? हमें ये देखना होगा, ये मूव क्यों कर रहा है? ये बच्चे मूव कर रहे हैं, हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एफ अप्लाइड फोर्स हम खुद से अप्लाई कर रहे हैं और इसको खींच रहे हैं, राइट की तरफ खींच रहे हैं। अच्छा, जब हम इसको खींचेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? मैग्नेटिक फोर्स हम सपोज करते हैं कि इसके उलट डायरेक्शन में लगेगी, फॉर एग्जांपल इसके उलट डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, अब ये दोनों फोर्सेस आपस में जब इक्वल हो जाएंगी तो ये मूव नहीं करेगा। हाँ, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर जब तक ये मूव करता रहेगा तब तक इसके एंड्स के ऊपर पोटेंशियल का डिफरेंस मतलब ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा और मतलब करंट इंड्यूस होता रहेगा। ठीक हो गया। तो इसी स्लैब का एक इसका मतलब ये जो मूविंग कंडक्टर है, दिस इज प्लेइंग द सेम रोल एज अ बैटरी सोर्स, कि कोई बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये स्लैब के मूव करने की वजह से इसमें करंट पैदा हो गया। इसका मतलब है कि ये तो रोल बैटरी का प्ले कर रहा है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट, मैंने ये राइट पे देखे, मैंने बुक से ये तस्वीर ली, तो एक इक्विवेलेंट सर्किट मतलब इस स्लैब की जगह पे उन्होंने बैटरी लगा दी। उन्होंने कहा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज इक्वल टू
BLV अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू BLV, और करंट की ये डायरेक्शन होगी, मतलब इसी को हमने सर्किट की फॉर्म में बना दिया। ठीक है, मजीद सर्किट आप नेक्स्ट से नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जो 33rd चैप्टर में हम पढ़ेंगे सर्किट्स के बारे में। ठीक है बेटा, तो इससे हमें ये पता चला कि एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाती है कब जब कंडक्टर परमानेंट या कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो। ठीक है, अच्छा मैं दोबारा फिर इससे जो राइट साइड पे ये जो सर्किट दिया हुआ मैं इसकी तरफ फिर आऊंगा, लेकिन कुछ और बताने के बाद। अच्छा आप बेटा ये देखिए, ये वही डिटेल मैंने यहाँ पे लिख दी है, और हम ये कह रहे हैं कि जो हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये बराबर होता है BLX के बराबर। मतलब BLX किधर से आ गया भाई? BLX जो है हम अगर देखें इस पिछली स्लाइड में, तो L इसकी लेंथ है और X जो है हम सपोज करते हैं कि X इज इट्स विड्थ कह लें, चलिए ठीक है। एरिया की लीडर डी के बराबर था ना फ्लक्स, तो यहां से हमारे पास BLX जब डॉट प्रोडक्ट हमने एक ही समझ में ले लिया। चले इसके ऊपर जो है बहस वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, बिकॉज द एरिया एनक्लोज बाय द सर्किट, सॉरी ये एरिया है, LX एरिया है, L लेंथ है, और जो है इस फिगर में देखें X इज द एरिया, X इज द विड्थ ऑफ द सर्किट। ठीक है, हम एरिया था ना B.DA, तो जो A है, A लेंथ हो गया इसकी, इस सर्किट की लेंथ, मतलब ये लूप है। हाँ, तो इस लूप में X जो है इज द विड्थ एंड L इज द लेंथ, तो LX एरिया आ गया इसका। ठीक है, परपेंडिकुलर एरिया जब हम लेंगे तो चूंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इनटू द पेज, ये भी परपेंडिकुलर टू द पेज है, और इस प्लेन का जो एरिया आएगा A वो भी इसके परपेंडिकुलर होगा। हम कहेंगे वो सेम, अगर सेम डायरेक्शन में ले रहे हैं तो B.DA जो है वो बराबर आ जाएगा BLX के। अच्छा अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम फैराडे लॉ को यूज करेंगे। फैराडे लॉ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, किसके बराबर? एप्सिलॉन यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस d∅B/dt। अब 5B की जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी, और BL चूंकि कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे जो X है, X चेंज हो रहा है, किसके साथ चेंज हो रहा है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? इस फिगर में बेटा देखें कि जो ये स्लैब राइट की तरफ मूव करती जाएगी तो X की वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, X की वैल्यू चेंज, मतलब एरिया बढ़ता जाएगा। एरिया के बढ़ने से फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब X कांस्टेंट नहीं है, तो क्या होगा? डेरिवेटिव किसके ऊपर होगा? जो वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पे क्या है? X है, तो BL dx over dt हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो dx over dt आपको पता है ये v के बराबर है, तो ये वही आ गया, ये वही चीज आ गई जो आपने यहाँ पे इक्वेशन 1 में फाइंड की थी। ठीक है, तो बिल्कुल हमने वो पिछला चैप्टर 25th चैप्टर में जो आपने पढ़ा था कि डेल्टा बी इज इक्वल टू जो ई था दैट इज इक्वल टू वी बी के, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, फिर डेल्टा वी जो बराबर होता है ई एल के बराबर होता है, ई की हमने यहाँ से वैल्यू पुट की, बी एल बी के बराबर आ गया। हमने दो डिफरेंट वेज से इसको साबित किया है कि जो ईएमएफ है दैट इज इक्वल टू BLV। हाँ, जहाँ पे नेगेटिव का साइन है, ये मैं अगर इससे अगला जो लेक्चर है, कमिंग लेक्चर, उसमें मैंने वो आपको बताना, मैंने पिछली क्लास में भी कहा था। ठीक है, ये नेगेटिव का निशान जो फैराडेज लॉ में है। ठीक है, अच्छा अब अगेन बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर इज R, जो रेजिस्टर है, मैं फिगर बी को उसको दोबारा मैंने यहाँ पे दिखाया, R इसके रेजिस्टेंस है, तो ओम्स लॉ जो है V इज इक्वल टू IR। ठीक है, V की जगह पे EMF लिखा है, तो I बराबर आ जाएगा EMF ओवर R, EMF बराबर है BLV के, ये ओवर R में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिगर B को मैंने दोबारा दिखाया है। अच्छा,
अगर हम अब इसके हमने एक ये इंड्यूस्ड करंट भी फाइंड कर लिया, क्योंकि हमने रजिस्टर लगाया हुआ था, तो V इज इक्वल टू IR वाला फार्मूला लगा के हमने इंड्यूस्ड करंट भी फाइंड कर लिया, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट इक्वेशन नंबर 3 है। अच्छा, अब हम एग्जामिन करते हैं एनर्जी कंसीडरेशन। हम ये कह रहे हैं कि ये जो इसके अंदर पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा हो गया, ये कैसे पैदा हो गया भाई, ये एनर्जी किधर से आ गई? ये एनर्जी वही एनर्जी है जो हम स्लैब को राइट की तरफ मूव करवाने के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। वही एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और चूंकि हम इस सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि जब वो कंडक्टिंग स्लैब रेल के ऊपर मूव करती देर हम इग्नोर कर रहे हैं रेजिस्टेंस को, कि उनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जब रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर हम इसको आइसोलेटेड सिस्टम ले सकते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी, जो टोटल एनर्जी वो कंजर्व रहती है। अगर वो कंजर्व रहती है इसका मतलब ये कि जितनी आपने एनर्जी लगाई उसको राइट की तरफ मूव करवाने के लिए, वही सारी की सारी एनर्जी आप देख सकते हैं अक्रॉस द रजिस्टर, या उसे डिसिपेटेड एनर्जी, या वो आपने वर्क डन किया, वो वर्क डन चेंज हो गया इसमें, ठीक है। इसको हम पढ़ लेते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग दैट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एनर्जी डिलीवर्ड टू द रजिस्टर while there is no batteries while there is no battery in the circuit, we can understand the source of this current and energy by noting that the applied force does work on the conducting bar, ठीक है ना। जो हमने अप्लाई किया फोर्स कंडक्टिंग बार को राइट की तरफ मूव करवाने के लिए, उसने काम किया है, वो काम ही है जो रजिस्टर के अक्रॉस हमें एनर्जी के तौर पर मिल रहा है। वी कंसीडर आवर केस एज ए नॉन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे हम अपना सिस्टम को, क्योंकि हम बैक से एनर्जी लगा रहे हैं इसके ऊपर, तो इसलिए हम इसको नॉन आइसोलेटेड सिस्टम कह रहे हैं, ठीक है। आइसोलेट किस सूरत में होगा? जब आपने क्या किया, कोई एक्सटर्नल एजेंट उसके ऊपर फोर्स ना लगा रहा हो। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर जो एनर्जी लग रही है दैट इज अप्लाइड फोर्स, इसके अलावा और कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है। कोई और फोर्स नहीं लग रही। द मूवमेंट ऑफ द बार थ्रू द फील्ड causes charges to move along the bar with some average drift velocity. drift velocity के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। hence a current is established, और जो करंट एस्टैब्लिश हो जाता है, the change in energy in the system during some time interval must be equal to the transfer of energy into the system by work. This is consistent with the general principle of conservation of energy, ठीक है। अब ये है कि हमने जितना काम किया तो ये सारे का सारा किधर गया? इंटरनल एनर्जी में चेंज हो गया। मैंने इसलिए इसको लिख लिया W इज इक्वल टू E डेल्टा इंटरनल। इंटरनल एनर्जी में चेंज कितनी आई? बिकॉज इनपुट एनर्जी अपीयर्स एज इंटरनल एनर्जी इन द रजिस्टर, ठीक है। ये सारी बातें लिखी हुई हैं। फिर जो है एनर्जी दैट इज जो अप्लाइड फोर्स है, दैट इज इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, और इसको हमने ILB के बराबर लिख लिया था। तो जो पावर डिलीवर हुई है, द पावर डिलीवर्ड बाय द अप्लाइड फोर्स, ये बराबर होती है P इज इक्वल टू F अप्लाइड इंटू V। अब आगे आप F अप्लाइड को ILB यहाँ पे मैंने लिखा है, इसलिए ILB लिख लिया। और जब आप क्या करेंगे, आगे V की वैल्यू लिखेंगे, तो आपके पास आ जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर ओवर R। ये कहां से आया? हाँ, ये आया I की वैल्यू जब हमने पुट की, I इक्वेशन नंबर 3 में जो इंड्यूस करंट हमने वैल्यू फाइंड की थी। तो ये पावर डिलीवर्ड दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर R के बराबर आ जाए। दिस पावर इनपुट इज इक्वल टू द रेट at which energy is delivered to the resistor, that again is consistent with the principle of conservation of energy, ठीक है। ये तो बेटा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क, और आप मुझे मैसेज करें, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।